सो हेलो गाइस, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो आज जो भी टिप्स मैं देने वाली हूँ आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। बिकॉज देखो, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिस्ट्री में बस डेट्स और ईयर्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए बच्चे उसी चीज को ज्यादा देखते हैं और बाकी चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। और इस बार तो आपका एमसीक्यू आ रहा है, तो एक गलत हो गया मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है ना, क्योंकि एमसीक्यू एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। सो काफी ज्यादा इस टाइम में आपको अच्छे से फोकस से पढ़ना है। सो इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। उसके बाद क्या आपको रेफरेंस बुक या गाइड बुक की जरूरत है कि नहीं, सैम्पल पेपर करना है कि नहीं, या फिर बस इंपॉर्टेंट करके जाना है, एमसीक्यू करके जाना और बाकी बुक छोड़ना है, एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चन है वो करने हैं कि नहीं, और बाकी इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि एनसीईआरटी वाला, ठीक है, कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़े एज पर योर न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस। तो इस बार सिलेबस भी नया है और पैटर्न भी जो है नया है। सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपको पैटर्न मतलब पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू के अंदर आपको पूछे जाने हैं, एक तो है स्टैंड अलोन क्वेश्चन, मीन्स एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो इजी होता है, सिंपल होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक आपको पैरा दे दिया जाएगा, बुक से, चैप्टर से, कहीं से भी उठा के पैरा दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। वो भी एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं है, बस पैराग्राफ को जो भी पैरा दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है और वो बुक में से ही होगा, ठीक है। थर्ड थिंग ये है कि आपको जो है एक असर्शन और एक रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा। असर्शन रीजनिंग क्या है? असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके नीचे एक रीजन दिया जाएगा, तो आपको बताना है कि इस असर्शन के अकॉर्डिंग ये रीजन सही है कि नहीं, या फिर दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं, या फिर गलत है, एक सही है। तो मतलब वैसे आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यूज में। उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री में बेसिकली जो है इमेज हो सकता है, या फिर कोई डेटा है, या फिर कोई इमेज है, तो वही सब दे देते हैं। बेसिकली इमेज ही पूछा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो आप देखना, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, कुछ कुछ इमेजेस आएंगी और उसमें से कुछ इमेज होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें से आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और एक तो है मैप, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी आपकी हिस्ट्री के पेपर में। अब हम आते हैं कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखो, आप कोई भी क्लास में हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप बुक पढ़ोगे ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, देखो यार, एक मार्क्स के लिए पढ़ना और दूसरा है नॉलेज के लिए पढ़ना, ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और आपको हमेशा ये फोकस करना है जब भी आप पढ़ रहे होंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तभी पढ़ने में मजा आता है, तभी हम जो है उस चीज को और डीपली समझते हैं, मजा आता है पढ़ने में, है ना। नहीं तो आप मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, बस एग्जाम आए उसके पहले दिन पढ़ के चले जाओ, उसमें भी मार्क्स ला सकते हो, किसी से देख के लिख लो, उसमें भी मार्क्स ला सकते हो। बट नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप पढ़ोगे आपका फोकस ये होना चाहिए हमें उस चीज से कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ताकि हमसे जूनियर आके कोई पूछ ले कि दीदी या भैया बता दो ये चीज क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। या फिर कोई भी आपसे पूछ ले वो चीज, वो कॉन्सेप्ट पूछ ले, तो आप उसको बता पाओ, ठीक है। सो ये तो बात हो गई आपके पढ़ने की। बट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। इस रीडिंग में आपको सिंपली उस चैप्टर को पढ़ डालना है और उससे पहले, फर्स्ट रीडिंग से पहले आप हो सकता है उस चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो देख लो, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स है, ठीक है, चैप्टर्स में जो सब टॉपिक्स है उसको एक बार देख लो कि मतलब बेसिकली चैप्टर में है क्या, ताकि आप जब चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आपको नया नहीं लगे वो चैप्टर, ठीक है। मतलब ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, ये चीजें हैं, ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद अगर आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया या फिर इंटरनेट से कोई भी चीज़ आप जो है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, या फिर जो है आप सब टॉपिक्स देख लो, वो भी सही है, ठीक है। सब टॉपिक्स देख लो, बैक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप फर्स्ट रीडिंग करना शुरू करो। और फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल कुछ
कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ डालना है, ठीक है। अब एग्जाम में वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए चाहे ना आए, पर आपको पता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक में ये है, ओके। और एग्जाम में आ भी गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। सो फर्स्ट रीडिंग में पूरा चैप्टर पढ़ डालना है। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में क्या पढ़ना है, देखो सेकेंड रीडिंग हम दोबारा करेंगे, बट उसमें जो भी डेफिनेशन आएगी, ओके, उसको अच्छे से देखना है। कोई भी डेफिनेशन, क्यों? क्योंकि ये आपका स्टैंड अलोन क्वेश्चन में प्रॉपरली आ सकता है। कैसे? जो भी डेफिनेशन है उसको दे दिया गया, अब आपको बताना है कि वो किस चीज का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, सैंपल पेपर्स में भी आप देख सकते हो। ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन में बहुत इजीली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, और किन चीज पे आपको फोकस करना है, आपके चैप्टर में अगर कोई भी बुक का नाम आया, ठीक है, और उसके अगर ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लो क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हड़प्पा का जो चैप्टर है आपके क्लास 12th में है, हड़प्पा का जो चैप्टर है उसमें काफी सारे साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्राफ्ट प्रोडक्शन के साइट हो गए, ओके। एंड तो उन साइट्स को आपको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में हम पढ़ेंगे बट उसको हाईलाइट भी करेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद कोई भी किंगडम का नाम आ गया, ठीक है, और कोई भी रूलर का नाम आ गया, कोई भी इंपॉर्टेंट वॉर है, तब आप उसमें डेट भी देखो, ईयर भी देखो, ठीक है। ईयर देख लो कि कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, वो काफी होता है। प्रॉपर डेट ना भी देखो तो कोई भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कोई इंपॉर्टेंट साइट है, कोई बुक का नाम है, उसका ऑथर का नाम है, ठीक है। उसके बाद कोई किंगडम है, उसको याद रखना है। कोई साइट जो है डिस्कवर की गई, ठीक है, या फिर कोई भी चीज की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो उसको जैसे कोई भी टेक्स्ट डिसिफर किया गया, किसने डिसिफर किया, कोई भी साइट डिस्कवर हुई, वो किसने डिस्कवर की, इन चीजों पे फोकस करना है। कोई भी रेवोल्यूशन होता है, कोई भी रिलीजियस मूवमेंट होता है, कोई भी किंग का नाम है, मुगल एम्पायर का नाम है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिस्टम है लाइक जागीरदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट, सो ये सारी जो सिस्टम है, ट्रैवलर्स है, अकाउंट्स है, ठीक है। ट्रैवलर्स मीन्स जो लोग आते हैं, जो लाइक यूरोप से लोग आ गए, ठीक है, वो घूम के कुछ अपना अकाउंट लिख के गए, ठीक है, मुगल एम्पायर के बारे में लिख के गए, ठीक है, तो उसको भी याद रखना, उस बुक का नाम, उस अकाउंट का नाम, उस ट्रैवलर का नाम, ये सारी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो इस बार जो है सेकेंड रीडिंग आपने करा, उसमें आपने इन सारी चीजों को हाईलाइट कर लेना है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। कोई टर्म है जो एकदम बोल्ड में लिखा हुआ है, आपके बुक में बोल्ड में लिखा हुआ होगा, ठीक है, उनको पढ़ के जाना है। चैप्टर के साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, देखना, उसमें कुछ डेफिनेशन हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, या फिर कोई एक इंस्टेंस हो सकता है, कोई एक शॉर्ट सी स्टोरी हो सकती है, उसको निगलेक्ट मत करना, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट सी स्टोरीज है या फिर जो डेफिनेशन वगैरह भी दी होती है, ओके, ईयर दिया होता है। उसके बाद इमेजेस भी होता है। अब जो भी चीज आप पढ़ रहे होंगे ना, कोई भी सब टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे, उससे रिलेटेड इमेज भी ना साइड में दिया होता है। अगर किसी चैप्टर में दिया हुआ है या फिर टॉपिक में दिया हुआ है तो उसको भी जरूर देख लेना कि हाँ ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा इससे रिलेटेड ये इमेज है, और अगर इस इमेज में से कोई क्वेश्चन आया मुझे ये लिखना आ जाएगा, ठीक है। सो देखो इन सारी चीजों पे फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है, लाइक कोई सोसाइटी बनी है, कोई फ्रीडम फाइटर का नाम है, या फिर कोई मूवमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ईयर कब आता है, मतलब ईयर ज्यादा नहीं देते हिस्ट्री में, ईयर से ज्यादा आपको ये सारी इंपॉर्टेंट जो मीनिंगफुल फैक्ट है वो पूछे जाता है, ठीक है। सो ईयर आपको तभी देखना है अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई वॉर हो गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर किसी चीज की डिस्कवरी हुई, या फिर कोई चीज जो है डिस्ट्रॉय हो गई, लाइक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कैसे डिक्लाइन हुई, ठीक है, वो कब से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ।
सो ये सारी चीजों में ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन चीजों में आपको ईयर याद रखना है। बाकी हर चीज में हर चीज की डेट देखनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एंड डेट आपको कैसे देखना है, आपको वो देखना है जस्ट टू हैव अ कंटेक्स्ट कि किसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो एक स्टोरी फॉर्म करने के लिए हमें ईयर की, डेट की जरूरत होती है। हर चीज जो है आपको पूछा नहीं जाता, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अब ईयर देखना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक स्टोरी समझनी है तो ईयर आपको देखना पड़ता है कि किसके बाद क्या हुआ। ओके, तो इसके अलावा ज्यादातर ईयर और डेट नहीं पूछे जाते। ओके, ओनली इम्पोर्टेंट वन। ओके, तो इसमें हमने देख लिया कि सेकेंड रीडिंग हमने ये कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक नोटबुक ले लेना है और उसमें जो भी चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती है या फिर कोई भी टर्म इम्पोर्टेंट लगता है, डेफिनेशन इम्पोर्टेंट लगता है, उसको आप एक नोटबुक में लिख लो, ताकि जब आप दोबारा इस चैप्टर को देखो तो आपको कुछ चीजें जो है इजीली समझ में आ जाए। आप मेरे नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, अगर आप क्लास 12th में हो सो मेरे ब्लॉग में जाके मेरे नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो ये हो गया सेकेंड रीडिंग। उसके बाद हमने नोट मेकिंग कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या आपको गाइड या रेफरेंस बुक की जरूरत है। सो यार देखो, मैं ये बोलूंगी इस वक्त इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस बुक की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आता नहीं है। ओके, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आपको आना, मतलब आपके पेपर में आएगा नहीं। सो रेफरेंस बुक की जरूरत आपको किस चीज में है, ओनली टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो कोई भी अच्छा पब्लिकेशन आप ले लो, अरिहंत है, ओसवाल है, या फिर जो भी आपको पसंद है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, तो वो आपको हेल्प करेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। बिकॉज इस पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। सो आप अगर रेफरेंस बुक लेना चाहते हो, कोई भी गाइड बुक लेना चाहते हो, सो वो बस इस मोटिव से लेना कि उसमें से हमें क्वेश्चन बैंक जो है मिल जाएगा और उसमें से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो जिसमें से जितने भी एमसीक्यूज है, सर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओ उससे, ठीक है। उससे आपकी ज्यादातर क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो जाएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहती थी कि देखो, बहुत लोग कहते हैं कि हमें रेफरेंस बुक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ रेफरेंस बुक चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देन मैंने जो है रेफरेंस बुक मैंने ली थी, और इसलिए ली थी बिकॉज उससे ना मुझे कुछ एडवांस में मिल रहा था। जैसे एमबीडी का एक बुक है, आपको पता है, सो उसमें काफी अच्छा कंटेंट है। सो मैं बस मेरा मेन मोटिव यही होता था कि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वगैरह मिल जाते थे प्रीवियस ईयर के, और एक क्वेश्चन बैंक टाइप का मुझे मिल जाता था, तो उससे जो है मेरी प्रैक्टिस होती थी। ओके, बाकी जो भी पढ़ना है मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी, जो भी क्वेश्चन आंसर करना है मैं एनसीईआरटी से ढूंढ के करती थी। तो एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। अगर एनसीईआरटी के बाहर से कुछ अलग पॉइंट लिखा हुआ है किसी रेफरेंस बुक में, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर देती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी पढ़ो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है सैंपल पेपर्स और रेफरेंस बुक ये सब ले सकते हो। ओके, उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं कि क्या आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो ऑफ कोर्स ये बात है, हाँ। तो देखो, पिछले 7 साल के पेपर को आपको एनालाइज करना है। अब पेपर में देखो क्या देखना है, क्योंकि पहले पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट था। उसमें हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर आते थे, ठीक है। सो इसमें आपको बस एमसीक्यू आने वाले हैं। सो आपको क्या देखना है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो पिछले 7 साल का पेपर उठाओ, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन है पहले उनको प्रैक्टिस करना। उसके बाद जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो पैसेज मतलब आपका आता था, पहले पैसेज आता था, पैरा आता था एक, उसके रिगार्डिंग जो है आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता था, जो 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का जो भी होता था। ओके, सो अभी तो और इजी हो गया कि अभी एमसीक्यू हो गया, बट फिर भी आप उनको प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज वैसे ही पैसेज जो है आपको अपने आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। उसके बाद जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो एक लाइन में आपको आंसर लिखना होता था या फिर एक वर्ड में आंसर लिखना होता था, उनको प्रैक्टिस कर लो, तो वो आपके एमसीक्यू के लिए भी हेल्प करेंगे। सो जब भी आप पिछले 7 साल का पेपर उठाओगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको देखना है, जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको देखना है, और थर्ड है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, अगर इमेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो देखना है। फोर्थ थिंग ये है आपको मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने।
ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो भी एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, आप क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। खुद आप जो नोट्स बना रहे हो, ठीक है, आपने जो नोट्स बनाया चैप्टर पढ़ने के बाद, उससे रिलेटेड अपने आप से भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कहीं से भी, अगर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा सोर्स होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और चीज है कि आपके पास असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। असर्शन रीजनिंग को कैसे करना है, देखो असर्शन रीजनिंग के लिए कोई अलग सा ट्रिक तो है नहीं, बुक ही आपको पढ़ना है। और जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे होंगे, आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स दिखेंगे जहाँ पे मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक पैरा दिया हुआ है, उसके तुरंत नीचे जो है उसका रीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलती हूँ अगर कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ओके। उसके बाद नीचे आपको उसके रीजंस भी मिलेंगे, है ना। तो उसके रीजंस क्या थे, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, आर्यन इन्वेजन हो सकता है, चेंज इन द पैटर्न हो सकता है, चेंज इन द पैटर्न ऑफ द हाउसेज या फिर कल्चर, चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर्स, ऐसे काफी सारे रीजंस दिए होंगे, ठीक है। तो उन चीजों को आपको फोकस करना है। तो कोई भी अगर आपको चीज दिखे जिसमें आपको रीजन भी मिल रहा है, ठीक है, कि हम जो है अशोका के बारे में ये सब जानते हैं, और उसके नीचे सोर्स भी लिखा हुआ है कि जो है हमें ये इंस्क्रिप्शन मिला है जिसकी वजह से हम जो है ये सब कुछ जान पाए हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो कभी भी आप बुक पढ़ रहे हो, जब सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग करोगे, इन चीजों को भी फोकस करना कि अगर कोई चीज दी हुई है, ठीक है, तो उसके नीचे उसका अगर रीजन है, उसको एक शॉर्ट सा उसका नोट बना लो। नोट जो है, इससे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर दिस एमसीक्यू पेपर। अब देखो नोट्स कैसे बनाना है, डिटेल नोट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अपने रिवीजन के लिए वो आप बना सकते हो। बेस्ट होगा अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद जाके आप एक A4 शीट लो और उसमें एक माइंड मैप बना सकते हो, ठीक है। या फिर 2-3 शीट में ये याद रखना कि आपको चैप्टर में से चैप्टर नहीं बनाना है, आपको चैप्टर में से नोट्स बनाना है। तो चैप्टर जितना लेंदी होगा उसके आधे से भी कम आपके नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। हम पूरे बुक को रिवाइज करने की जगह अगर हम छोटे से नोट्स को रिवाइज करते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है ना। सो नोट्स के लिए फर्स्ट मेथड यही होगा, आप एक माइंड मैप से बना लो, ठीक है, ताकि वो सारी जो चीजें हैं बुक में, जितने भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, वो 1 या 2 पेज में अच्छे से आप उसको समराइज कर पाओ। सेकेंड थिंग ये, अगर कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे एक स्टेटमेंट है, उसके काफी सारे रीजंस है, 4-5 रीजन है, 8 रीजन है, ठीक है, क्यों मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना है नहीं, बट आपको असर्शन रीजनिंग में वो पूछा जा सकता है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा स्टेटमेंट है और उसके रीजन है, तो उसको भी जो है आप इजीली फ्लो चार्ट बना के या माइंड मैप बना के उसको एक पेज में डाल सकते हो, जिससे याद रहे, ठीक है। तो जब आप माइंड मैप या फिर ये सब बना देते हो, या फिर अगर डिटेल नोट्स बनाना है, तो ज्यादा डिटेल मत बना देना, ओनली जो इम्पोर्टेंट है उस चीज को नोट करते जाना, और एक जो है आप नोट्स बना सकते हो। और रिवीजन के टाइम पे उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, 1 बार 2 बार मैक्सिमम जो है आप कितना भी रिवीजन कर सकते हो, बट मिनिमम ये ध्यान रखना कि 3 बार आपने एक बुक को रिवाइज किया हो, मतलब आपके जो पूरे सिलेबस है उसको एटलीस्ट 3 बार आपने रिवीजन किया हो, ठीक है। 1 बार रिवीजन करते हैं तो हो सकता है हम भूल जाते हैं, 2 बार के बाद भी हम भूल सकते हैं, बट जब आप 3rd टाइम रिवीजन करते हैं तो चीजें जो है आपके दिमाग में जाती है ना। तो 3 बार रिवीजन मिनिमम है, उसके बाद आप 5 बार 6 बार कितना भी रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के बाद आपको सॉल्व करना है सैंपल पेपर, जिससे जो भी आपने पढ़ा है उसको आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और अगर कोई भी चीजें आपको नहीं आ रही है तो उसको दोबारा जाके पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सो ये वाला पॉइंट था रिवीजन का प्लस नोट्स का, दोनों मैंने एक साथ बता दिया है। मैप के लिए आपको क्या करना है
जो भी 7 years के क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उसको लो और उसके बाद एनालिसिस करो कि कैसे कैसे साइट्स या फिर लोकेशन या फिर कौन कौन से मैप आपके बुक में जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मैप काफ़ी आसान लगेगा अगर आप एक बार सैम्पल पेपर को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो पिछले 7 साल 10 साल में देख लो कौन कौन से मैप आ रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन पूछी जा रही है और उस हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिस करो। और बुक में जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स है, जो भी लोकेशन है जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, उसको तो बिल्कुल एकदम अच्छे से करके जाना है। सो यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप सैम्पल पेपर से उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किया। अगर कुछ भी छूटा है यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।